हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज आई की स्टूडियो। मैं लखन भारद्वाज आपका अपने करंट अफेयर शो में स्वागत करता हूं। आज है 23 जुलाई और 23 जुलाई की जितने भी करंट अफेयर होंगे आपके साथ डिस्कस करूंगा और हर क्वेश्चन से रिलेटेड आपको सारे फैक्ट भी बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखिए। मैं लास्ट में आपसे होमवर्क का क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो आज 23 जुलाई है और 23 जुलाई के जितने भी करंट अफेयर होंगे आपके साथ डिस्कस करूँगा। चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर। आज की करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है वो ये है, Who has been awarded with the Gulbenkian Prize for Humanity 2020? इसका मतलब ये है मानवता के लिए गुलबैंकियन पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया। तो गुलबैंकियन प्राइज किसको मिला है ह्यूमैनिटी के लिए? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ग्रेटा थनबर्ग। ये ग्रेटा थनबर्ग हैं और इनको 2020 का गुलबैंकियन पुरस्कार मिला है मानवता के लिए। देखते हैं इस न्यूज़ के बारे में। क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग को मानवता के लिए गुलबैंकियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनको 1 मिलियन यूरो की पुरस्कार राशि दी गई। कितनी? 1 मिलियन यूरो ये पुरस्कार राशि उनको दी गई। किनको? क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग को। एक पर्यावरण कार्यकर्ता हैं ग्रेटा थनबर्ग और इनको गुलबैंकियन पुरस्कार मिला और 1 मिलियन यूरो की पुरस्कार राशि दी गई। ग्रेटा थनबर्ग पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर केंद्रित संगठनों को पुरस्कार राशि दान करने का निर्णय लिया। ग्रेटा थनबर्ग ने ये 1 बिलियन यूरो जो मिला है इसको दान करने का निर्णय लिया। जो ऐसे संगठन जो पर्यावरण जलवायु परिवर्तन पर कार्य करते हैं उनको ये दान कर देंगे। उन्हें 43 देशों के 136 प्रत्याशियों में से चुना गया। 136 प्रत्याशियों में से उन्हें चुना गया। 43 देशों के 136 प्रत्याशी थे, उनमें से उन्हें चुना गया। जलवायु परिवर्तन के कारण अत्युत्कृष्ट मानवता संकट को बढ़ावा देने के लिए उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली। ध्यान रखिएगा 2020 का गुलबैंकियन पुरस्कार किसको मिला? ग्रेटा थनबर्ग को। और ये कौन है? ये स्वीडिश के पर्यावरण कार्यकर्ता हैं। और कितनी राशि मिली इनको? 1 बिलियन यूरो। मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। यूएस बेस्ड जूम वीडियो कम्युनिकेशंस announced to open a new technology center in which Indian city? अमेरिका स्थित जूम वीडियो कम्युनिकेशंस ने किस भारतीय शहर में एक नया प्रौद्योगिकी केंद्र खोलने की घोषणा की? तो अमेरिका स्थित जूम वीडियो कम्युनिकेशन है, ये इंडिया के किस शहर में अपना नया टेक्नोलॉजी सेंटर खोलेगी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बेंगलोर। बेंगलुरु में जूम वीडियो कम्युनिकेशन अपना नया टेक्नोलॉजी सेंटर खोलेगी। देखते हैं इस न्यूज़ के बारे में। जूम वीडियो कम्युनिकेशन का जो हेडक्वार्टर है वो है यूएसए में, अमेरिका में। और इसने इंजीनियरिंग और आईटी के कारण बेंगलोर को केंद्र बनाने के लिए चुना, क्योंकि बेंगलोर में सबसे ज़्यादा आईटी जो कंपनियां हैं और दूसरी बात बेंगलोर को हमारे इंडिया की सिलिकॉन वैली बोला जाता है। जूम के लिए उत्पाद और इंजीनियरिंग के जो अध्यक्ष हैं, जूम के उत्पाद इंजीनियरिंग के अध्यक्ष वो हैं वेलकमी शंकरलिंगम और हेडक्वार्टर कहाँ है? यूएसए में। ध्यान रखिएगा। मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मतलब सीईओ ऑफ करूर वैश्य बैंक केवीबी? करूर वैश्य बैंक केवीबी के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो एमडी और सीईओ करूर बैंक के कौन होंगे? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, रमेश बाबू बोड्डू। रमेश बाबू बोड्डू केवीबी के नए एमडी सीईओ नियुक्त किए गए हैं करूर वैश्य बैंक। देखते हैं इस न्यूज़ के बारे में। करूर वैश्य बैंक के निदेशक मंडल ने रमेश बाबू बोड्डू को एक अतिरिक्त निदेशक के रूप में चुना। उन्हें 3 साल के लिए चुना गया और 3 साल तक वो एमडी सीईओ रहेंगे करूर वैश्य बैंक के। तो ध्यान रखिएगा उन्होंने पीआर शेषाद्री की स्थान लिया। इससे पहले पीआर शेषाद्री थे, पीआर शेषाद्री वो थे पहले एमडी सीईओ, उनका स्थान लेंगे कौन? रमेश बाबू बोड्डू। उन्होंने जो पीआर शेषाद्री थे उन्होंने जनवरी 2020 में किसी व्यक्तिगत कारण से इस्तीफा दे दिया था। मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी श्री रविशंकर प्रसाद अटेंडेड G20 डिजिटल मिनिस्टर्स मीट 2020 होस्टेड बाय विच कंट्री? केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद ने G20 डिजिटल मंत्रियों की बैठक में 2020 में भाग लिया। इसकी जो होस्ट किया ऐसे किसने किया? G20 को होस्ट किसने किया? मेजबानी किसने की? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, सऊदी अरबिया। सऊदी अरब ने G20 डिजिटल मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की।
केंद्रीय प्रौद्योगिकी सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद हमारे सूचना इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं। उन्होंने G20 डिजिटल मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। डिजिटल अर्थव्यवस्था में बैठक की जो इकोनॉमी की जो बैठक हुई उसमें सऊदी अरब द्वारा आयोजित की गई। डिजिटल इकोनॉमी मिनिस्टर्स की जो बैठक हुई कहाँ आयोजित की गई? सऊदी अरबिया में। सऊदी अरब प्रेसिडेंट ने थीम का चयन किया। G20 की जो थीम थी वो क्या थी? वो ये थी सभी के लिए 21वीं सदी के अवसरों का एहसास। ये थीम थी 2020 G20 डिजिटल जो मंत्रियों की बैठक थी उसकी थीम क्या थी? सभी के लिए 21वीं सदी के अवसरों का एहसास। G20 में कितने देश भाग लेते हैं? मतलब ये बोला जाए G20 में कितने देश हैं, तो G20 में एक तो यूरोपियन यूनियन है और 19 देश हैं। तो 19 वो देश कौन है? 19 देश कौन है? वो हैं अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, जर्मनी, फ्रांस, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूसी संघ मतलब रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, ब्रिटेन और अमेरिका। ये 19 देश हैं और यूरोपियन यूनियन, इनको मिला के G20 बनता है। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। स्पेस हैज सक्सेसफुली लॉन्च इट्स फर्स्ट मिलिट्री सैटेलाइट एनासिस-2 ऑफ विच कंट्री? स्पेस एक्स ने किस देश का पहला सैन्य उपग्रह एनासिस-2 सफलतापूर्वक लॉन्च किया? ये उपग्रह किसने लॉन्च किया? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दक्षिण कोरिया ने। दक्षिण कोरिया का जो एक उपग्रह है सैन्य उपग्रह एनासिस-2, ये स्पेस एक्स ने, ये एक स्पेस एजेंसी है स्पेस एक्स, इसने लॉन्च किया सैन्य उपग्रह एनासिस। किस देश का? ये दक्षिण कोरिया का, साउथ कोरिया का उपग्रह ये सैटेलाइट है। देखते हैं इसके बारे में। स्पेस एक्स ने दक्षिण कोरिया का पहला सैन्य उपग्रह एनासिस-2 सफलतापूर्वक लॉन्च किया। उपग्रह को फॉल्कन 9 रॉकेट द्वारा GTO में तैनात किया गया था। एक भूस्तर शांत कक्षाएं ऑर्बिट होता है तो उसमें तैनात किया गया था। यह अमेरिका के फ्लोरिडा में केप कैनवेरल एयरफोर्स स्टेशन से लॉन्च किया। कहाँ से लॉन्च किया गया? अमेरिका के फ्लोरिडा कैंप कैनवेरल एयरफोर्स स्टेशन से। 2 सप्ताह में 36,000 किलोमीटर की कक्षा तक पहुंचने की उम्मीद है इसकी, 2 हफ्ते में। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। यूनियन पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर, हमारी जो यूनियन पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर राजकुमार सिंह इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट पब्लिक EV मीन्स इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा एट विच स्टेट UT? इसका मतलब ये है केंद्रीय ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री राजकुमार सिंह ने किस राज्य में भारत के पहले सार्वजनिक EV मतलब इलेक्ट्रिक वाहन चार्ज प्लाजा का उद्घाटन किया? मतलब जो इलेक्ट्रिक वाहन होते हैं उनको चार्ज करने का एक स्टेशन है, एक प्लाजा है, उसका उद्घाटन हमारे जो ऊर्जा मंत्री हैं उन्होंने कहाँ पे किया? ऐसा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, नई दिल्ली में। नई दिल्ली में देश का पहला सार्वजनिक EV इलेक्ट्रिक वाहन चार्ज प्लाजा का उद्घाटन किया गया। भारत का पहला सार्वजनिक EV इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग प्लाजा जिसका उद्घाटन बिजली और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री राजकुमार, इनको RK बोला जाता है, ने नई दिल्ली में कहाँ पे किया? नई दिल्ली में सिंगट चेम्सफोर्ड क्लब में किया। यह प्लाजा नई दिल्ली नगर पालिका परिषद मतलब NDMC के सहयोग से बिजली मंत्रालय के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के उपयोग PSU है EESL के सहयोग द्वारा या EESL द्वारा स्थापित की गई थी, जो विभिन्न विशेषताओं को 5 इलेक्ट्रिक वाहन चार्ज की मेजबानी करेगा। मतलब 5 इलेक्ट्रिक वाहन चार्ज हो सकेंगे एक बार में। तो ध्यान रखिएगा, पहला देश का पहला बिजली से चलने वाले वाहन होते हैं, इलेक्ट्रिक वाहन होते हैं, चार्जिंग प्लाजा है, वो कहाँ पे लॉन्च किया है? दिल्ली में। और किसने लॉन्च किया? हमारे ऊर्जा एंड नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री RK मतलब राजकुमार सिंह ने। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। विच PSU पार्टनर्ड विद यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट फॉर द इनिशिएटिव नेम्ड RAISE RAISE? रेस नाम की पहल के लिए किस PSU ने अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र एजेंसी के साथ भागीदारी की? तो रेस के लिए PSU कौन से PSU है जिसने संयुक्त राष्ट्र के साथ भागीदारी की? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, EESL एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड, EESL। इसने
यूनाइटेड स्टेट्स के साथ भागीदारी की किसके लिए? रेस के लिए। एक पहल है, देखते हैं रेस के बारे में। बिजली एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री राजकुमार सिंह ने एक राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया। कौन सा? रेस। जिसका मतलब ये है, मतलब रेस की जो फुल फॉर्म है वो ये है RAISE। तो रेस की फुल फॉर्म होती रेट्रोफिट ऑफ एयर कंडीशनिंग टू इम्प्रूव इंडोर एयर क्वालिटी फॉर सेफ्टी एंड एफिशिएंसी। ये रेस की फुल फॉर्म है रेट्रोफिट ऑफ एयर कंडीशनिंग टू इम्प्रूव इंडोर एयर क्वालिटी फॉर सेफ्टी एंड एफिशिएंसी। ये जो कार्यक्रम है वो हेल्थी एंड एफिशिएंट बिल्डिंग्स का एक पार्ट है, एक हिस्सा है। और किसने इसका उद्घाटन किया, किसने शुरू किया? RK सिंह ने। ये हमारे बिजली और नवीकरण ऊर्जा मंत्री हैं। और किस कंपनी के साथ भागीदारी की? EESL ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद विच कंट्री मालदीव्स साइंड एन एग्रीमेंट टू एस्टेब्लिश इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज इन माले। किस देश के साथ मालदीव ने माले में आपातकालीन चिकित्सा सेवा स्थापित करने हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो माले ने, मतलब मालदीव की जो कैपिटल है माले, और उन्होंने किस देश के साथ MOU किया? किसके लिए? इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, इंडिया के साथ। अपने देश भारत के साथ माले मतलब मालदीव ने समझौता किया आपातकालीन चिकित्सा सेवा के लिए। देखते हैं इसके बारे में। भारत और मालदीव ने माले में, मालदीव की कैपिटल है माले, आपातकालीन चिकित्सा सेवा स्थापित करने के लिए हस्ताक्षर किए। आपातकालीन चिकित्सा सेवा भारत का पड़ोसी, जितने भारत के पड़ोसी हैं उनको 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर की अनुदान सहायता है। मतलब भारत आसपास के जो पड़ोसी देश हैं उसके, जिससे उसके अच्छे संबंध हैं, उनको 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता देगा। कौन? भारत, आपातकालीन चिकित्सा सेवा के लिए। इससे देशों के बीच मदद बढ़ेगी और स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण समय के दौरान आपदाएं प्रतिक्रियाएं होंगी, मतलब एक दूसरे का सहयोग करेंगे। इसके लिए ये काम किया गया इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा सेक्रेटेरिएट हैज लॉन्च द एम्प्लॉइज वेलफेयर स्कीम ऑन द नेम ऑफ whom। राज्यसभा सचिवालय ने किसके नाम पर कर्मचारी कल्याण योजना शुरू की? तो कौन? राज्यसभा सचिवालय ने किसके नाम पर कल्याण, जो कर्मचारी कल्याण योजना है वो शुरू की है? ऐसा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, अरुण जेटली। अरुण जेटली हमारे पूर्व वित्त मंत्री थे और उनके नाम पर राज्यसभा सचिवालय ने कर्मचारी कल्याण योजना शुरू की। देखते हैं इसके बारे में। राज्यसभा सचिवालय ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, जो केंद्रीय सेंटर के जो कर्मचारी हैं उनके लिए अरुण जेटली वित्तीय सहायता एक योजना है, एक कल्याण योजना है जिसका नाम है अरुण जेटली वित्तीय सहायता। अरुण जेटली, ये वाली योजना का नाम याद रखिएगा। और ये पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली के नाम पर एक कर्मचारी कल्याण योजना शुरू की गई। योजना को उनके परिवार द्वारा प्राप्त पेंशन द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा। योजना को कैसे चलाया जाएगा? उनके परिवार को जो पेंशन मिलती है उससे वो जो योजना है उसको चलाया जाएगा। यह योजना अरुण जेटली की पत्नी संगीता जेटली, ध्यान रखिएगा, अरुण जेटली की पत्नी कौन है? संगीता जेटली द्वारा तैयार की गई, मतलब निर्णय के आधार पर तैयार की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आज का लास्ट क्वेश्चन, यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हर्षवर्धन लॉन्च द CSR कैंपेन ऑफ विच पब्लिक सेक्टर बैंक रिसेंटली। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हर्षवर्धन ने हाल ही में किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के CSR अभियान का शुभारंभ किया? CSR अभियान किस बैंक का था और उसको हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने लॉन्च किया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, पंजाब नेशनल बैंक। PNB का था। किसका था? पंजाब नेशनल बैंक का। देखते हैं इसके बारे में। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हर्षवर्धन ने फेस और मास्क सैनिटाइजर वितरित किए। मतलब इस योजना के तहत, इस पहल के तहत फेस और मास्क जो भी थे, सैनिटाइजर थे, वो डिस्ट्रीब्यूट किए कि कोविड-19 के प्रसार को रोका जा सके। और PNB ने एक राष्ट्रव्यापी पहल शुरू की, मतलब कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी CSR अभियान शुरू की। CSR का जो फुल फॉर्म होती है वो है कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। इसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रव्यापी कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व। ठीक है, और किसने शुरू किया? PNB ने। कल का जो हमारा क्वेश्चन आपको दिया था वो ये था, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज इंक्लूडेड ट्रांसजेंडर अंडर मधु बाबू पेंशन योजना।
किस राज्य सरकार ने मधुबाबू पेंशन योजना के तहत ट्रांसजेंडर को शामिल किया? ये मैं आपको कल दिया था। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ये है ऑप्शन बी, उड़ीसा सरकार ने। उड़ीसा सरकार ने मधुबाबू पेंशन योजना के तहत ट्रांसजेंडर को शामिल किया। इसके बारे में देखते हैं। उड़ीसा सरकार ने मधुबाबू जो पेंशन योजना है उसके नियम 6 में संशोधन किया और सामाजिक सुरक्षा योजना मधुबाबू पेंशन योजना MBPY के तहत ट्रांसजेंडर समुदाय को शामिल किया गया। प्रदेश सरकार ने मधुबाबू पेंशन योजना को कब शुरू किया था? 1 जनवरी 2008 को शुरू किया था इसको। और वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उड़ीसा के वो हैं नवीन पटनायक। तो ध्यान रखिएगा। आज का होमवर्क क्वेश्चन है जो आपको कमेंट करके मुझे बताना है। इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लिखिए। विच स्टेट कैबिनेट अप्रूव्ड वन स्टॉप शॉप स्कीम? किस राज्य की कैबिनेट ने वन स्टॉप शॉप योजना शुरू की या मंजूरी की? किसने राज्य ने स्टार्ट किए? तो इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताइएगा और इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लिखिएगा। और आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे हमारे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।